एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आजकल अगर हम किसी से पूछें कि आप कैसे हैं तो जवाब अक्सर यही मिलता है कि बस यार बहुत मसरूफ़ हूँ। हालांकि कभी कभी हकीकत में काम से ज़्यादा हम खुद को मसरूफ़ दिखाने में लगे होते हैं। वो कहते हैं ना, लुक बिज़ी डू नथिंग। आज के दौर में ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई सुकून से बैठा नज़र आए तो लोग फ़ौरन ये समझ लेते हैं कि शायद इसके पास कोई काम ही नहीं है। हर वक्त फ़ोन हाथ में, हर लम्हा किसी मीटिंग, किसी कॉल या किसी नोटिफिकेशन में मसरूफ़ रहना जैसे कामयाबी की निशानी बन गया। हालांकि मसरूफ़ होना और बामकसद होना दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कई लोग पूरा दिन भागते रहते हैं लेकिन दिन के आखिर में एहसास होता है कि कोई ऐसा काम तो किया ही नहीं है जो वाकई ज़रूरी था। जबकि कुछ लोग कम वक्त में अपने अहम काम मुकम्मल करते हैं, अपने घर वालों के लिए भी वक्त निकालते हैं, अपने लिए भी चंद लम्हे रखते हैं और फिर भी कामयाब होते हैं। शायद हमें खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि मैं वाकई मसरूफ़ हूँ या सिर्फ मसरूफ़ नज़र आ रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून भी रखें। हर वक्त अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं होता और कामयाबी इस बात से नहीं कि आप कितने मसरूफ़ हैं, बल्कि आप कितनी बार ये कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी तो रूटीन बहुत बिज़ी है। तो कामयाबी इस बात से मैयर नहीं की जाती। कामयाबी इस बात से मैयर की जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों और अपने वक्त को कितनी समझदारी से संभालते हैं। और याद रखें, मसरूफ़ होना फ़ख्र की बात नहीं है, बैलेंस्ड लाइफ गुजारना असल कामयाबी है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे पीसीओज़ और हार्मोन्स की ख़राबी के बारे में, क्योंकि 25 साल से कम उम्र की लड़कियों में यह मसला बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो हम न्यूट्रिशनिस्ट से जानेंगे कि आखिर इतनी कम उम्र में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और हमारी डाइट इसमें क्या रोल प्ले करती है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे लड़कियां इस पर काबू पा सकती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हिबा, सबसे पहले तो बताएं, आजकल हम देखते हैं बड़ी छोटी छोटी लड़कियां हैं, 19-20 साल की लड़कियां, और उनमें जो पीसीओज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि मेजर फैक्टर्स क्या है जो इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? अच्छा, पीसीओएस के को खाली हम नहीं हाईलाइट कर सकते, लेकिन पीसीओएस वन ऑफ द बिग फैक्टर। हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है और उसमें स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब बच्चियाँ, जाहिर सी बात है, स्कूल से कॉलेज में मूव होती हैं। स्कूल में फिर भी उनकी थोड़ी सी रूटीन जो है ना बेहतर होती है। पेरेंट्स जो है ना, मदर्स जो भी हैं, उन पर तवज्जो दे रही होती हैं कि सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, सुबह नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या लेकर जाना है या वापस जब आना है, एक रूटीन सेट होती है। कॉलेज में जाते जाते कुछ स्टडी बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं कि हमने रातों को जागना है, नींद पूरी नहीं होती। जो मेजर फर्स्ट फैक्टर जिसको कंसीडर किया जाता है वो स्लीप साइकिल है। बच्चियां अपनी रात की नींद पूरी नहीं करती हैं। एटलीस्ट जो नींद उनको 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लेनी चाहिए, नो डाउटेडली जो है ना, वर्क लोड के साथ साथ स्टडी लोड ज़्यादा होने की वजह से वो कहते हैं हमने रात को पढ़ना है क्योंकि सारा दिन हमें टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश करनी है उन्होंने 9 से 12 की नींद लाजमन लें। पहले चीज़ तो स्लीप साइकिल हो गया। दूसरी चीज़ इनकी ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। रात को लेट नाइट जागने की वजह से लेट नाइट क्रेविंग होती है, जंक फूड्स का इस्तेमाल होता है, कार्ब्स इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें शुगर इंटेक बहुत है, सिंथेटिक जूसेस का बहुत, फ्रीजी ड्रिंक्स का बहुत इस्तेमाल होता है। अब ये इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर किसी को भी एनजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, सबसे पहले जंक फूड को ऑर्डर करता है। या बच्चियाँ भी सबसे पहले जो है ना, अगर स्ट्रेस ईटिंग पे जा रही हैं तो बर्गर, पिज़्ज़ा, शवर्मा या सिंथेटिक जूसेस या फ्रीजी ड्रिंक्स की तरफ जाती हैं। अब ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ रात के 10 बजे जो होना चाहिए, बच्चियों का हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया। जाहिर सी बात है, जब मेलाटोनिन हार्मोन नहीं रिलीज़ होता तो बॉडी में मल्टीपल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा, आफ्टर द एज ऑफ 13-12, अब तो मैं कहती हूँ 10 ईयर्स के बाद ही विटामिन डी लेवल जितना बॉडी में कम होता है, बच्चियों में बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं कहती हूँ विटामिन डी इज़ अ किंग ऑफ विटामिन मेरी नज़र में, क्योंकि इसने आपका इंसोमिया भी, आप इसकी डेफिशिएंसी से आपको इंसोमिया भी होता है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपका
स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, आप जो है ना ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन से इंटरकनेक्टेड है ये आपका, आपके मसल स्ट्रेंथनिंग वीक हो जाती है, आपकी बोन हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आपका जो है ना ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी चीज़ें विटामिन डी से इंटरकनेक्टेड। अब ये लोग जो बच्चियां हैं ये इस चीज़ पे तवज्जो ख़त्म होती जाती है, जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, नेचुरल फूड्स हैं, उनसे दूर होते जाते हैं, जंक फूड्स ऐड होते जाते हैं। तो अगर हम कंसीडर करें 19 ईयर्स नहीं, जब पबर्टी स्टार्ट होती है बच्ची में, तब से ही उनमें मैक्रोज और माइक्रोज की ज़्यादा डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें उनमें डेफिशिएंसी चल रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पीक तब पकड़ती है जब हमारे डिलेड पीरियड्स डिले होने लग जाते हैं, या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, या 1 वीक डिले हुआ है, या आए ही नहीं है, या अनवांटेड हेयर आ गए हैं, इनग्रोइंग हेयर आ गए हैं, या आपका जो है ना एक्नी स्टार्ट हो गई है, पिंपल स्टार्ट हो गए हैं, और जब आपका साइकिल पास आने लगता है तो आपके फेस इतना ज़्यादा एक्नी से भर जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिन पे अगर आप स्टार्ट में ही कंट्रोल कर लें तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हार्मोन से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है। अच्छा है भाई, ये बताएं, जैसे अभी आपने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, अर्ली सिम्टम्स, तो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है ना, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारी बॉडी हमें अलर्ट करती है। हम खुद उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, या हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो जब हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए और यूजुअली वो लोग इग्नोर कर देते हैं? अच्छा, सबसे पहला जो सिम्टम है वो आपकी बॉडी लिथार्जिक होना स्टार्ट होती है। अच्छा। आप इतना अपने आप एग्जॉस्ट फील करते हैं, आप सुबह उठ के अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपकी बॉडी इतनी सुस्त होती है, आयरन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में स्टार्ट हुई होती है। देखिए, बच्चियों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है, और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपका फेरेटिन लेवल लो है या आपका HB लेवल लो है, उससे आपके इनिशियल ये जो हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, जब आपको मंथली साइकिल आता है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। कुछ बच्चियां कहती हैं हमें सिर्फ 1 दिन या 2 दिन स्पॉटिंग होती है, कुछ बच्चियां कहती हैं हमें आती ही नहीं है, कुछ बच्चियां कहती हैं स्पॉटिंग होकर ख़त्म हो जाती है। क्या है? फर्स्ट वी हैव टू बी डायग्नोज कि आइदर के बच्चियों में क्या मसला चल रहा है, इनकी क्या लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनको हमने स्टॉप करना है। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम अस्सलाम। जी उरूज, सवाल कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे मुंह पे ना दाने बहुत निकल आते हैं, जैसे मैं कोई गर्म चीजें खाऊं जैसे अंडा वगैरह, मेरे मुंह पे दाने बहुत निकल आते हैं। ठीक है। अच्छा, वाटर इंटेक बहुत कम होने की वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, या आपकी डाइट में या आपकी डेली रूटीन में कोई प्रोबायोटिक इस्तेमाल ना कर रहे हो। गट हेल्थ के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहती हूँ हर खाने के साथ 3 से 4 खाने के चम्मच योगर्ट का इस्तेमाल करें, जिनको एक्नी या दानों का मसला है, या कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जेंस भी होते हैं, जैसे कोई भी नट्स खा लें उनसे उनको दाने निकल आते हैं, ज़बान पे दाने निकल आते हैं। अब वो तो एक फूड एलर्जेंस में आता है, लेकिन अगर आप देखें कि आपको गर्मी हो रही है, आपका देखें आपका डेली में वाटर इंटेक कितना अच्छा है, आपका डिटॉक्स कितना अच्छा है, आप बॉडी को कितना अच्छा डिटॉक्सिफाई करते हैं, टॉक्सिन कितने अच्छे रिमूव होते हैं। अगर ज़्यादा ऐसे इश्यूज आते हैं नट्स खाने के बाद, तो कोशिश करें लस्सी का या दही का या इस तरह की दुख मलंगे का इस्तेमाल या गोंद कतीरे का इस्तेमाल, ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड रखें। हर चीज़ को बैलेंस रखें, एक चीज़ पे जब हम लगते हैं तो फिर बस उसी पे लगते हैं, हम दूसरी चीज़ को बैलेंस नहीं करते। तो हाँ, तो उस चीज़ को नहीं रखना आपने। अगर देखें, कहा जाता है गर्मियों में नट्स नहीं खाने, क्यों नहीं खाने चाहिए? खाने चाहिए नट्स, लेकिन एक बैलेंस रख कर खाने चाहिए। उसमें क्या होता है, जब आप अपने वाटर इंटेक को अच्छा रखते हैं तो उस नट्स का खाया हुआ आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में अंडा नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में जो है ना गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो आम भी नहीं खाने चाहिए ज़्यादा। हालांकि आम देखिए अल्लाह ताला ने मौसम कौन सा रखा है, गर्मियों में ही तो आते हैं। एग्जैक्टली लेकिन देखिए ना, आम के बाद अगर कुछ लोगों को ऐसे फीलिंग आती है, अमूमन कच्ची लस्सी का हम कहते हैं इस्तेमाल करें, वाटर इंटेक अच्छा करें। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपने साथ साथ करनी है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं नट्स को, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं मैंगो को, मैंगो सीजन को इंजॉय करना चाहते हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको साथ लेकर चलना है। किसी देखिए 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, किसी को कुछ फ़र्क पड़ जाता है, किसी को नहीं पड़ता। तो हमने देखना है हमारी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। अगर आपको हीटिंग मतलब ऐसे फीलिंग हो रही है कि आपको ये खाने के बाद, या आपका सारा दिन वाटर इंटेक कम है, तो आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह आ रहे हैं, तो आपने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदीबा। वालेकुम सलाम। जी अदीबा, सवाल कीजिए। अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लिया। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि मुझे भी हार्मोन का मसला है। क्या मसला है आपको? मुझे हर 4 दिन के बाद हो जाते हैं। वजन एज क्या है और आपका वेट कितना है?
मेरा वेट इतना नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। कितना वेट है और एज? मेरा वेट 35 है। ठीक है, और एज क्या है आपकी? 22। ठीक है। अब देखें ये भी एक टाइप है पीसीओएस की ना। अगर आपको देखें अंडर वेट हैं और फिर भी आपको डिलेड पीरियड्स आते हैं तो आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, आप एनीमिक हो सकते हैं, आपको जो है ना आपको प्रॉपर माइक्रोज नहीं मिल रहे होते, जैसे आप प्रॉपर अपनी डाइट में वो चीज़ें भी नहीं ऐड करें जो आपकी जिस्म को ज़रूरत है, हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे, लेट नाइट क्रेविंग कर रहे हैं। इनमें भी कुछ लोग होते हैं लीन होते हैं लेकिन ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको भी फेस करनी पड़ी होती है, लेकिन उनको चेक करना होता है इन लीन होने में हम जो खा रहे हैं वो क्लीन डाइट में कंसीडर होता है कि नहीं होता। अगर आप हार्मोन इम्बैलेंस का जिक्र करें, जैसे मैंने आपसे कहा है कि चिकन को छोड़ना और चिकन फिर भी आप खा रहे हैं या ब्रॉयलर को स्किप किया करें, अवॉइड किया करें, ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, दालों की तरफ आएँ, फ्रूट्स की तरफ आएँ, अगर वो चीज़ें ये ले ही नहीं रही और ले ही सिर्फ जंक फूड ले हैं और फिर भी लीन है तो कंसीडर करें कि मैंने कौन सी क्लीन डाइट लेनी है। सबसे पहले अपनी डाइट को कंसीडर करें। डाइट में आपने ऐसी चीज़ें कौन कौन सी, जैसे पंपकिन सीड का इस्तेमाल करें, फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, जैसे ये सीड्स आपके सेसमी सीड्स का इस्तेमाल करें। ये सीड्स अपनी लाइफ में ऐड करने हैं। एक बहुत अच्छी एक जो है ना चीज़ है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन को फेस करें, बोथ जो अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, दोनों में, या ओबेसिटी की तरफ हैं, इन्होंने क्या करना है, ½ kg डेट्स लेनी है, ½ kg कोकोनट ऑयल और ½ ही kg आपने सेसमी सीड करते हैं। ये एक न्यूट्रल जो है ना आपका कम्बिनेशन है, लेकिन अगर जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है तो हम इसको चेंज भी करते हैं, डिपेंड अपॉन द पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। तीनों चीज़ें आपने जार में बनाकर रख लेनी है अपनी साइड टेबल पे। जिनको भी हार्मोन्स का इशू है, जिनको भी, उनको कम से कम अपनी 13 से 14 घंटे की फास्टिंग करनी है, चाहे वो अंडर वेट है, चाहे वो ओबेसिटी में है, चाहे वो ओवर वेट में है। अब क्या है, जब आपने उनकी फास्टिंग तोड़नी है, वो तोड़नी फास्टिंग इन खजूरों के साथ है। सुबह उठ के साथ निहार मुंह विदाउट डूइंग ब्रश, आपने रात को ब्रश करके सो गए हैं, सुबह उठकर आपने सबसे पहले वो उसमें उस जार में से जिसमें कोकोनट ऑयल है, सेसमी सीड्स हैं, डेट्स हैं, उसमें से 2 खजूरें खानी हैं। आप यकीन करें ये गारंटेड बात है, आफ्टर 1 मंथ आप खुद अपने अंदर चेंज फील करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे पीसीओएस और हार्मोन्स की ख़राबी के हवाले से, और आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है, कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कैसे हम इससे प्रॉपर फुली तौर पर हील कर सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर हिबा उस्मान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आज 28 जुलाई है और हेपेटाइटिस से आगाही का दिन है, और ये एक ऐसा दिन है जो हमें सेहत के एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह करता है, क्योंकि जो रीसेंट मेडिकल रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों की तादाद के लिहाज से पहले नंबर पर आ चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं। और रिसर्च ये बताती है कि इसी वजह से मुल्क में सालाना 37,000 से ज़्यादा अमवात जिगर ख़राब होने या कैंसर की वजह से होती हैं। तो आखिर ये बीमारी हमारे मुल्क में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस इतनी तेज़ी से फैल गया है कि हम पहले नंबर पर आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मेजर रीज़न्स हैं? हेपेटाइटिस बी और सी कलेक्टिवली जिसे उर्फ़ आम में काला जरकान कहते हैं, तकरीबन 10% पॉपुलेशन हमारी मुतासिर हो चुकी है। इसमें से 6 से 7% पाकिस्तानी पॉपुलेशन हेपेटाइटिस सी का शिकार है और 2 से 3% जो है हेपेटाइटिस बी का शिकार है। इन दोनों का इकट्ठा करने का मकसद ये है कि इन दोनों को बीमारियों का फैलाव के ज़राए तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से आपका जो सवाल है कि हेपेटाइटिस सी क्यों इतना ज़्यादा हो गया, या हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का कलेक्टिवली क्यों इतना ज़्यादा नंबर हो गया कि 10% लोग मुतासिर हो गए, तो उसकी फैलाव में बड़ी वजूहात 3 हैं। एक तो ये है कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से ये फैलता है, यानी खून और खून आलूद ज़राए से ये फैलता है, और दूसरा ये है कि माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, और तीसरे नंबर पे गैर मुताज जिनसी ताल्लुकात से ये एक से दूसरे को लग सकता है। तो खून और खून से आलूद औलाद से जो है ये इसका मेजर सोर्स है, जिसमें अगर तस्दीक शुदा खून ट्रांसफ्यूजन के दौरान ना लग रहा हो तो वो एक बड़ा ज़रिया बन सकता है। तीसरा कंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें रीपैक्ड सिरिंजेस जो हैं, और हमारे यहाँ आपको पता है कि कल्चर बहुत है ताकत के नाम पे
मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इंजेक्शन लगवाने का मरीज़ को भी शौक़ है और किसी हद तक डॉक्टर भी उसको रजिस्ट नहीं करते। तो गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का इस्तेमाल और रीपैक सिरिंजेस का इस्तेमाल इसका बड़ा ज़रिया है। तीसरे नंबर पे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो किसी डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट हों, ब्यूटी पार्लर के इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे सर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स हों या एंडोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हों, वो ये भी एक सोर्स है। क्योंकि याद रहे कि ये जो एक ड्रॉप जो है उसका भी कोई बहुत छोटा हिस्सा वायरस को ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई एक मरीज़ हेपेटाइटिस बी और सी का हो तो कंघी, दांतों का ब्रश, तौलिया, नेल कटर, ज्वेलरी और रेज़र हर बंदे का, मरीज़ का और हर बंदे का अलहदा होना चाहिए। क्योंकि ब्रश करते हुए भी एक बाज़ औक़ात अगर कोई ज़ख़म बना हुआ है सर में तो उसके टिप पे भी, ब्रश पे कोई एक कतरे का कुछ हिस्सा भी ब्लड का अगर दूसरे को लगेगा तो वो शेयर करेगा तो उसके नतीजे में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस वजह से ये बड़े ज़राए हैं। इससे हमें फैलाव का अंदाज़ा इससे होता है कि हमें दुनिया में हमारा मरीज़ों का तादाद बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हेपेटाइटिस बी और सी इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या ये इक्वली डेंजरस हैं? जी, हेपेटाइटिस बी और सी दो मुख्तलिफ बीमारी हैं जी। पहली चीज़, दो मुख्तलिफ वायरसेस हैं। इसके फैलने के ज़राए मिलते जुलते हैं, दोनों जिगर को मुतासर करती हैं, तो इस वजह से इनको इकट्ठा किया जाता है। और लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियां यानी दायमी यरकान या क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह बनते हैं। और इसकी पेचीदगियाँ जिसमें जिगर सिकुड़ना, तिली फैलना, पेट में पानी, खून की उल्टी, काले पखाने आना, दिमाग का माउफ होना, जिगर का कैंसर बनना, ये दोनों में सलाहियत है कि ये आगे बढ़ के पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करके इन पेचीदगियों की तरफ मरीज़ को धकेल सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और जो कि बिल्कुल लोग उमूमन इग्नोर करते हैं और उसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है? हेपेटाइटिस बी और सी की जी इब्तदाई अलामात कोई ख़ास नहीं होती, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अच्छा। कि इसको किसी बहाने से चेक करने से हमें पता चलता है कि वायरस जिस्म में आया हुआ है जी। और इब्तदाई अलामात इतनी गैर महसूस होती हैं कि आम तौर पे बंदा इग्नोर कर, जैसे टांगों में दर्द, कमज़ोरी का एहसास, पट्टों का खिंचाव, थोड़ी गैस की कैफियत। ये वो चीज़ें हैं जो इब्तदाई सालों में 2 से 5 साल के दरमियान होती हैं। और जब बीमारी ख़ास हद से बढ़ती है तो फिर 10 से 12 साल के बाद जाके तिली का साइज़ बढ़ना, पेट में पानी आना, खून की उल्टी आना, काले पखाने आना, आंखों का पीला होना, ये वो अलामात लेट हैं जो काफ़ी सालों के बीमारी के जरासीम के जिस्म में तोड़ फोड़ होने के नतीजे में ज़ाहिर होती हैं। तो इब्तदाई स्टेज पे जो आपका सवाल था इसकी कोई अलामात नहीं होती। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सवाल कीजिए। मोहम्मद आसफ बात कर रहा हूँ ननकाना साहब से। जी जी सवाल कीजिए। मैं हेपेटाइटिस सी का पेशेंट हूँ। तो मेरी जो एज है वो 50 है। तो जो है ना, मेरा इलाज मतलब 2 दफ़ा हुआ है। पहली बार मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं हफ्ते वाला, उसके बाद मैंने स्वाल्डी जो थी ना टैबलेट आई थी वो मैंने यूज़ की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबलिश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और PKLI में और प्राइवेट में अपना चेकअप करवाता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सिरोसिस लीवर का मरीज़ हूँ, तो मुझे क्या खाने पीने में परहेज करना चाहिए ताकि मैं अपने जिगर को बेहतर से बेहतर कर सकूँ? ठीक है जी डॉक्टर। बहुत अच्छा सवाल है जी, बड़ा रेलेवेंट सवाल है क्योंकि वायरस अब पुराना हो गया है हमारे माशरे में। 89 में ये डिस्कवर हुआ था। तो अब कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के साथ जिस तरह उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिरोसिस बेसिकली जिगर के सिकुड़ने का अमल है। तो जब वायरस लंबे अरसे तक जिस्म में रहता है तो जिगर सिकुड़ जाता है, तिली फैल जाती है। तो जब जिगर सिकुड़ जाता है, तिली फैल जाती है, तो एक तरह से जो वायरस ने नुकसान पहुंचाना था उसने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया। अब उस पर से जिस्म में से निकाल भी दिया डॉक्टर्स ने दवाइयों के साथ, पहले इंजेक्शंस के साथ कोशिश की और अब गोलियों का इलाज आ गया। तो गोलियों के साथ अगर वायरस साफ भी हो गया तो जितना नुकसान उसने निकलने से पहले जिगर को पहुँचाना था वो पहुँचा चुका है। तो उसकी देखभाल की ज़रूरत रहेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आग बुझने के बाद भी जो सामान जल जाता है वो तो वापस नहीं आता। तो उसकी देखभाल, जो बाकी बचा हुआ जिगर है उसकी देखभाल के लिए ज़रूरी होगा कि गैर ज़रूरी दवाइयों से इज्तनाब करें, मुआलिज के मशवरे के बगैर इवन पेन किलर्स भी ना लें। इसके अलावा
कोई ऐसा टोटका देसी और इंटरनेट पे या इस तरह का ना करें, क्योंकि जिगर पे बाज़ औक़ात बैलेंस इतना क्रिटिकल चल रहा होता है सिरोसिस में कि वो बोझ जो है वो जिगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे अल्ट्रासाउंड बाकायदगी से करवाएं, ताकि उसमें बनने वाली बाज़ औक़ात जिगर के सिकुड़ने के साथ वायरस निकल भी जाए तो जिगर में कैंसर बनने का अंदेशा रहता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए 6-6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। इसके अलावा कुछ अगर डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे हुए हैं 3 माह बाद एंडोस्कोपी या 6 महीने बाद एंडोस्कोपी या साल बाद एंडोस्कोपी, तो वो ज़रूर करवाएं ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि उनके जिगर के क्या हालात हैं। खाने पीने की जो एहतियात है जी, उसमें कोई स्पेशल एहतियात नहीं, सिवाय इसके कि खाना साफ़ हो, पानी साफ़ हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक वक्त में ना खाएं, खाना खाते ही फ़ौरन लेटे नहीं, और कोशिश करें कि उस पर बैलेंस डाइट लें। आम तौर पे जिगर सिरोसिस की इब्तदाई स्टेज में भी कोई परहेज़ नहीं होती, सिवाय इसके कि ज़रा नमक का इस्तेमाल कम करने के लिए हम कहते हैं, और वो वैसे भी हेल्दी है कि हर एक बंदे को नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो सिवाय इसके सारे फल, सारी सब्जियां, सारी दालें, हर तरह का गोश्त, छोटा बड़ा मुर्गी मछली का खा सकते हैं, वो 1 से 2 बोटी के बराबर, यानी एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। सिवाय इसके कि सफाई का ख्याल रखें एक्स्ट्रा। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी मैं मिसेज वसीम बात कर रही लाहौर से। जी, तो सवाल मुझे करें। 4-5 साल पहले मैंने ना वो बात की थी, ये डॉक्टर साहब से मैंने ना ये करवाया था इलाज अपना, जो गोलियों वाला इलाज होता है मेडिसिन का, टीके वाला नहीं था। तो अब मेरा पित्ते का ऑपरेशन था, और मैंने फिर जब टेस्ट करवाया तो उसमें हेपेटाइटिस पॉजिटिव आया। तो मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि PCR की अगर आप रिपोर्ट करवाओगे तो उसमें कंफर्म होगा, वैसे अगर आप सारी जिंदगी भी ये टेस्ट करवाते रहो तो पॉजिटिव आता है। तो प्लीज आप डॉक्टर से पूछ दें कि दोबारा हो जाता है इस तरह कि नहीं होता दोबारा हेपेटाइटिस। ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी, मिसेस वसीम नाम बताया ना, जी। मिसेस वसीम का बहुत अच्छा सवाल है। अगेन 2 चीज़ें हैं जी, एक तो ये है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं हेपेटाइटिस C के, वो एक दफ़ा जिस्म में वायरस चला जाए तो सारी उम्र के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। उसकी मिसाल ऐसे है जी, जैसे कोई ज़ख़म लग जाए, कट लग जाए, तो ज़ख़म ठीक भी हो जाता है, तो ज़ख़म का निशान बाज़ सूरतों में सारी उम्र के लिए नज़र में रहता है। तो उस ज़ख़म के निशान को देख के बार मरहम नहीं लगाया करते उसके ऊपर। इसका मतलब है कि कभी ज़ख़म हुआ था, उसका इलाज हुआ और ज़ख़म ठीक हो गया। अब जो इब्तदाई टेस्ट जो हेपेटाइटिस C का किसी भी ऑपरेशन से पहले किया जाता है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट, वो सारी उम्र ही पॉजिटिव रहना होता है। उससे ये मालूमात नहीं मिलती कि आज जरासीम ज़िंदा अंदर मौजूद है या नहीं है। दूसरा, बीमारी की एक्टिविटी का पता किसी ने उन्हें बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप 100% मोर लगाना चाहते हैं कि है कि नहीं है, तो फिर वो PCR का टेस्ट है। और उससे पहले अगर वायरस ख़त्म करने के दौरान PCR नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इलाज कामयाब हो गया। और अगर इलाज छोड़ने के 3 महीने बाद भी वो टेस्ट एक दफ़ा दोबारा से कंफर्म करने के लिए किया जाता है, अगर वो भी सही हो तो इसका मतलब होता है पिछला जरासीम जो था वो जिस्म से निकल गया। अब इस बंदे को दोबारा होने का चांस उतना ही है जितना किसी नए बंदे को। अच्छा। और इसलिए कि एक दफ़ा वायरस जिस्म में गया और उसका इलाज हो गया, जिस्म ख़त्म हो गया, खुदा ना खास्ता कोई गंदा औजार, गंदी सिरिंज, गंदा ब्लड लग गया दोबारा से, तो उसको दोबारा जरासीम आ सकता है। तो इसलिए आज की तारीख में उनके लिए मशवरा ये होगा कि अपने प्रीवियस इन्फेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो PCR करवाएं, ताकि देख सकें कि आज के क्या हालात हैं। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है उन्हें कोई बीमारी नहीं है इस तरह की, और उन्हें कोई हेपेटाइटिस के C के इलाज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पॉजिटिव है उनका दोबारा से PCR, तो उसका मतलब 2 है। एक तो ये है कि पिछला जरासीम जिस्म से नहीं निकला था, दूसरी सूरत यह है कि उन्हें दोबारा हो गया। अब ये सूरत हाल में डॉक्टर से मशवरा करके उसका इलाज करने की जरूरत है। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब से कि माशाल्लाह आपके चैनल में बहुत से फीमेल डॉक्टर आल जो भी आते हैं, लेकिन कभी इनका एड्रेस नहीं करते। आप ये कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी इनका घर दूसरा बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं, न्यूज़ पर बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं जी? सवाल रिपीट कीजिए। ठीक है, अच्छा वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ बैठते हैं हॉस्पिटल में? मैं जी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। मेडिसिन डिपार्टमेंट में नॉर्थ मेडिकल वार्ड में एलोकेटेड मेरा एरिया है, जहाँ आजकल मेरी पोस्टिंग है। वहाँ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट कुछ सेकंड्स हैं हमारे पास, जाते जाते बस ये बता दें कि उमूमन कहा जाता है कि जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं वो सिर्फ उबली हुई ग़िज़ाएँ खा सकते हैं, सिर्फ काले मिर्च से बनी हुई ग़िज़ाएँ खा सकते हैं। तो ये बताएं कि क्या ये सच है और सिर्फ वही खा सकते हैं, कुछ और इसके अलावा नहीं खा सकते? नहीं, हेपेटाइटिस का मरीज़ एक नॉर्मल बैलेंस डाइट खा सकता है, जिसमें गोश्त भी, सब्ज़ी भी, दाल भी, रोटी और चावल भी, हर चीज़ शामिल है जी।
सारे फल, सारी सब्जियां, सारी दालें खा सकते हैं। सफाई का ख्याल हर एक को रखना चाहिए, साफ़ पानी, साफ़ खाना, वो उसके लिए भी ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब बीमारी की इब्तदाई स्टेजेस हैं तो उसमें कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन जब जिगर सिकुड़ जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, पेट में पानी आ जाता है, खून की उल्टियाँ आ जाती हैं, फिर कुछ ऐसी परहेज़ उसके लिए लाजिम हो जाती है जो उसके बीमारी को कम करने में मदद करती है, उसमें उस मरीज़ के हिसाब से। लेकिन इब्तदाई स्टेज पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल हेल्दी डाइट, ठंडे गर्म के परहेज़ के बगैर बिल्कुल खा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और पाकिस्तान जो कि फर्स्ट नंबर पर आ चुका है और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो उसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे कि क्यों इतनी तेज़ी से इन मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और जिन लोगों को हेपेटाइटिस हो गया उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और कैसे उसका इलाज करवाना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। यू वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान में मानसून इस वक्त फुल स्विंग में है। 10 दिन पहले तक किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि बारिशें इस शिद्दत से होंगी कि जुलाई के आखिरी वीक में ही दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि ये बात बारहा हो चुकी है कि पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, मगर इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी, जबकि हर साल हमें सैलाबी कैफियत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ हर साल दरियाओं में आने वाला पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है, तो हमारे पास बारिशों के पानी को भी स्टोर करने के लिए कोई ग्रेटर प्लान दस्तयाब नहीं है। दूसरी तरफ हमें इस चैलेंज का भी सामना है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी मुसलसल कम हो रही है। लाहौर में चंद घंटों की बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बन जाती है, तो हम हर जगह हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, जबकि हक़ाइक़ यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों के सामने हर मुल्क बेबस दिखाई देता है, क्योंकि इन मसाइल का सामना करने के लिए किसी शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार आसिफ अहमद साहब जो कि एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है हमारी रिपोर्टर शेख जैन। अस्सलाम वालेकुम शेख जैन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सरदार साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी कि हम जो है ना क्लाइमेट चेंज में जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? जी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पुट किया है। बात यह है जी कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में, चूँकि ये पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री तो नहीं है, ये तो एक जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, और उसके बावजूद ये है कि हमारे यहाँ पर जो डिज़ास्टर है वो आ रहा है, जिसमें हमारे जो ग्लेशियर हैं उसकी जो मेल्टिंग है बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट है। और बहुत उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एक साइंस का उसूल है कि जो हीट है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हमारा जो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो यहाँ पर इमिशन है वो 1 पॉइंट से कम है, लेकिन उसके साथ यह है कि हमारे इर्द गिर्द यहाँ पर चाइना मौजूद है, इंडिया मौजूद है, और उसके बाद जो रशिया है वो, अगर रशिया के साथ आगे जो अमेरिका है, अमेरिका अगर देखा जाए साइबेरिया वाली साइड से तो वो तकरीबन कोई 300-400 किलोमीटर का फासला बनता है। तो इस लिहाज से जो हमारी ऊपर फ़ज़ा है, तो फ़ज़ा में हमारी कोई यहाँ पर जो है ऑब्स्टिकल नहीं है, फ़ज़ा में हमारे जो हैं वो कोई बॉर्डर्स नहीं हैं। तो इस लिहाज से जो इमिशंस हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के, इंडिया, चाइना और अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो जो हैं जब फ़ज़ा में आते हैं तो उनकी चूँकि यह है कि हाई कंसंट्रेशन से, जब हमारे पास तो कंसंट्रेशन है नहीं, तो इस लिहाज से हमें नाकर्दा जो गुनाह है उसका जो है वो हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उनके जो इमिशंस हैं वो लो कंसंट्रेशन में आते हैं, जिसकी बिना पर हमारा या जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हीट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, जिसकी बिना पर हमारे यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर दोनों जो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो उससे बाहर पाकिस्तान इज़ ओनली द कंट्री कि जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे जो ग्लेशियर्स
ग्लेशियर्स हैं वो मौजूद हैं। 2022 में 7,000 जो है 253 थे, लेकिन अब जो है वो 11,033 या कम ओबेश हैं। तो इस लिहाज से ये जो स्वीट वाटर है इसका बहुत बड़ा जो है वो पोल से बाहर जो यहाँ पर जो है एक ज़ख़ीरा है। और ये जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स ये 100 ऑफ ईयर्स जो हैं वो उसमें ये बने, अगर ये पिघल गए तो स्वीट वाटर जो है उसके साथ हमारा जो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, जिसकी बिना पर जो यहाँ पर फ्लड है, तो फ्लड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और उसकी बिना पर यह है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट हुई होती है उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, और हम इसका जो है इम्पैक्ट वो डिज़ास्टर के तौर पर जो है हमारे ऊपर होता है, जिसकी बिना पर यह है कि जो तरक्की हमने की हुई होती है वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा जो है वो तहवाला हो जाता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक तो आ गया ये इमिशंस का, दूसरा उसके साथ ये है कि जब बारिशें हैं वो होती हैं, लेकिन हमारी चूँकि जियोग्राफिकल जो यहाँ पर हमारी कंडीशन है, कन्फिग्रेशन है, वो इस लिहाज से कि हमारे शमाल में यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर्स हैं, और हमारा ये जो वस्ती है यहाँ पर दरियाओं का और नहरी निज़ाम है, और हमारा जो जनूब है अच्छा उसमें सरदार कोस्टल साहब ये एरिया। बताएं कि अर्बन फ्लडिंग क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और लाहौर क्योंकि इसका सामना भी कर रहा है, हम देखते हैं थोड़ी सी बारिश होती है और जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ये आपसे मेरा सवाल है, फिर मैं ज़ैन की तरफ जाऊँगी। जी प्लीज़, आपने ये भी एक अच्छा पॉइंट जो किया। अभी आप देखिए कि यहाँ जो अर्बन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग का बायस कौन से अवामिल होते हैं। उन अवामिल में ये है कि ये सारे काम सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं करने, उसके बाद जो अवाम हैं और जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। इसमें जो अर्बन फ्लडिंग है उसका जो काज बनता है वो ये है कि जब बारिशें होती हैं हमारी जो नॉर्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर जो दरियाओं की गुज़रगाहें हैं और वहाँ पर जो है हमने वो सोसाइटीज़ बना ली, और उसके बाद यह है कि एनक्रोचमेंट कर लेते हैं। लिहाजा जो दरिया का बेड होता है वो जब एनक्रोचमेंट हो जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बेहंगम जो है वो हमने की, और उसके बाद बग़ैर प्लानिंग के जो अर्बनाइजेशन है उसकी बिना पर जो वाटर है उसको रास्ता नहीं मिलता, जिसकी बिना पर जो ट्रेडिशन और रवायत है, जो कुदरती उसकी गुज़रगाह है, उसको जब हम बंद कर देते हैं तो उसके बाद फिर पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और उसके बाद अब आपको मालूम है पिछली दफ़ा भी यह हुआ कि लाहौर में जो रावी है उसने अपना कब्ज़ा शुदा एरिया जो है वो वापस लिया, और यहाँ पर जितनी भी जो डेवलपमेंट हुई थी या अर्बनाइजेशन हुई थी या जितनी भी सोसाइटीज़ थी वो सारी पानी में डूब गई। तो इसके लिहाज से हमारी जो इसके असबाब हैं उसमें हमारी एक तो जो है ना वो लो एडमिनिस्ट्रेशन तो है, उसके बाद जो है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल, इसकी प्लानिंग पे हम आएंगे। ज़ैन ये बताएं कि हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों की बारिश होती है और लाहौर जो है वो तालाब का मंजर पेश करता है, और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो हमारे इदारे हैं वो थोड़ा एक्टिव होकर काम भी करते हैं। लेकिन क्या हम लोग तैयार हैं, क्योंकि दावे तो किए जाते हैं अर्बन फ्लडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा ये जो पानी है बारिश का ये तो हम स्टोर भी कर सकते हैं, तो हम स्टोर क्यों नहीं कर रहे? दूसरे सवाल का जवाब पहले देने की कोशिश करता हूँ कि इस पानी को हम स्टोर तो कर सकते हैं, तो स्टोर क्यों नहीं करते। बेसिकली तो इस दफ़ा गवर्नमेंट लाहौर शहर में ही तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख गैलन जो पानी है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी के जो 14 वाटर टैंक्स हैं वो बनाए हैं, जबकि पूरे पंजाब में 130 ज़ेर ज़मीन जो वाटर टैंक्स हैं वो तमीर किए गए हैं, जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अर्बन फ्लडिंग से बचाया जा सके, बारिशी पानी को महफूज बनाया जा सके, और उसके बाद इस बारिशी पानी का इस्तेमाल करते हुए जो ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर है उसको रिचार्ज किया जा सके। इसी मकसद के लिए ये बनाए गए थे, इसीलिए इन वाटर टैंक्स के साथ ड्राई वेल भी बनाए गए, उसके ऊपर फ़िल्टर भी लगाए गए। अब ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज नहीं किया जा रहा, तो इसके ऊपर तो इदारों की ये मुबैना गफलत है ना कि इदारे इस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। हो इस तरह रहा है कि जब बारिश होती है, जैसे ये 6 दिन मुसलसल लाहौर में बारिश हुई और एक रोज़ 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी फुटेजेस हर तरफ ज़ुबान ज़द आम और मंजर आम है कि हर जगह पे नज़र आ रही हैं। वो 263 मिलीमीटर बारिश में ये जो वाटर टैंक्स थे, जिनका 14 वाटर टैंक्स का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, इनमें तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख गैलन जो पानी है उसको महफूज कर लिया। अब प्लानिंग ये कहती है कि वक्त के साथ साथ ऐसे फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए जाएं कि जो ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर है, जिसके बारे में आप बार बार कह रही हैं कि पानी की जो सतह है वो गिरती जा रही है, उसको रिचार्ज करके रेज़ किया जाए।
हमारे इदारों ने क्या किया कि उन वाटर टैंक्स के साथ पंप लगाए, वहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट किया और दोबारा दरिया में बहा दिया। तो भाई फिर वो वाटर टैंक्स बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? फिर आपने एक्स्ट्रा, फिर तो आपने पानी ज़ाया किया, पैसे लगा के ज़ाया किया। पहले तो वैसे ज़ाया हो रहा था, पैसे लगा के ज़ाया किया। एक स्टडी के मुताबिक हम मॉनसून के दौरान तकरीबन $6 बिलियन का जो पानी है वो दरिया बुर्द कर देते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि $1.62 बिलियन की ऑरेंज ट्रेन बनी थी जो हमने उधार पैसे लिए थे एक्सिम बैंक चाइना से, और मैं बता रहा हूँ कि जो पानी हम वेस्ट करते हैं, दरिया बुर्द करते हैं, उसकी कीमत $6 बिलियन है। ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि तकरीबन 3 ऑरेंज ट्रेन बन सकती हैं अगर हम इस पानी को सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कर लें। ऑरेंज ट्रेन तो बन भी जाएंगी, पानी को यूटिलाइज नहीं करना तो हमने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंप लगाया, वो पानी बाहर निकाला और उसके बाद उसको दरिया बुर्द कर दिया। अब इसके नुकसानात क्या हुए? सबसे पहले तो हमने कीमती पानी का ज़या कर दिया जिसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। दूसरा, जो एनर्जी है वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल की। सबसे पहले वाटर टैंक, एक वाटर टैंक की कीमत ऑलमोस्ट 50 करोड़ है, तो आपने ये तकरीबन 7 अरब रुपए के वाटर टैंक बनाए। पहले सरकारी ख़जाने से वो पैसे लगाए, अब उसके बाद जो उस वाटर टैंक के अंदर पानी जमा हो गया वहाँ से उसको पंपिंग के लिए मशीनरी लगाई, वो मशीनरी ख़रीदी और उसके ऊपर डीजल लगाया। जब वो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ गया तो फिर डिस्पोजल स्टेशन चलाए, वहाँ से आपने एनर्जी को वेस्ट किया। तो ये 3-3 दफ़ा एनर्जी को वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही लाहौर के बासियों से रिक्वेस्ट कर दें कि भाई जो पानी का निकास 5 घंटे में होता था, हम अब वो पानी का निकास 10 घंटे में करेंगे। हमारी माजरत कबूल करें, हम ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा सकते। फिर इन वाटर टैंक्स का क्या फ़ायदा हुआ? बात यह है कि वाटर टैंक्स जिस मकसद के लिए बनाए गए। अब दूसरा आपका सवाल था कि ये अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट के क्या इकदाम हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट इकदाम कर भी रही होती है, लेकिन ये 50-50 के तनासुब से चलता है। नूर, इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट का किरदार है वहीं पर आवाम को भी सोचने की ज़रूरत है। आवाम भी जो कूड़ा करकट है वो ड्रेनों में ना फेंकें। ये जो शॉपिंग बैग हैं, ये पॉलीथीन के और जो दीगर प्लास्टिक के हैं, इनको अगर आप नालियों में फेंकेंगे तो अल्टीमेटली ये किसी न किसी जगह पे जाके बॉटल नेक बना देगा। अगर ये सारा सॉलिड वेस्ट है वो उसको उठा के या सिल्ट को उठा के आप नालों में फेंकते जाएंगे तो आप गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अर्बन फ्लडिंग के लिए इंतज़ामात तो मौजूद हैं और नो डाउट इस दफ़ा गवर्नमेंट के इंतज़ामात माजी की निस्बत बेहतर नज़र आए, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम है उसको भी इस पूरे के पूरे सिस्टम में साथ देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जैन, ऐसे यार थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम लिटरिंग ना करें, जो कि हम देखते हैं कि घूमने हम जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं हमें कहा ना कि हम वहाँ पर गंद फैलाएं। अब हम देखते हैं अब हमारे जो बहुत प्यारे हिल स्टेशंस हैं वो अब कूड़ादानों का मंजर पेश करते हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं हम कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं। आप मोटरवे पे जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको नज़र आएगा बड़ी सी गाड़ी है, उसका शीशा खुलेगा और लोग नीचे कूड़ा फेंकेंगे। अब इसमें हम गवर्नमेंट को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि जैसे अभी जैन ने हाईलाइट किया है कि अगर हम रेन वाटर को स्टोर कर लें, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि हम उसको स्टोर तो कर रहे हैं और थोड़े से इकदाम किए गए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि हम दोबारा उसको वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा के वेस्ट कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये मॉडल कैसे काम कर रहा है? जी, बात की है जी कि जहाँ अभी मिस्टर जैन ने जो बात की है, देखें ये चीज़ें जो हैं हमारे, ये दैट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये है कि जब आफात या डिज़ास्टर आते हैं उसके बाद उन पर पैसा खर्च करने से पहले उसकी प्रिपेयर्डनेस है टू अवॉइड दो डिज़ास्टर, और इसमें जो है इसमें प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि रेस्क्यू। अब बात ये है कि यहाँ पर अभी जो बात हुई और मिस्टर जैन ने जो पॉइंट जो है वो आउट किया, बात ये है कि यहाँ पर जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो चूँकि सस्टेनेबल नहीं है, और उसके ऊपर सबसे बड़ी जो वजह है, मैं चैनल के लिहाज से भी ये बात करना चाहता हूँ और ये एक पॉजिटिव जो है वो मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं। जैन, ये बताएं कि जैसे इन्होंने भी अभी बात की है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूज़ में भी हम हर रोज़ सुनते हैं कि दरिया के जो लेवल है, पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। लाहौर में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को नकल मकानी का कह दिया गया है और उनको कहा गया है कि इवैक्यूएट कर दें।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पानी आता है ना तो गवर्नमेंट के पास एक जो है फजूल सा बहाना होता है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने हम पे जुल्म कर दिया, मतलब ब्लेम सारा इंडिया पे चला जाता है। ना हम कोई सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ना हम कोई सस्टेनेबल काम कर रहे हैं, ना हम डैम्स की तरफ आ रहे हैं, और हम सिर्फ, अगर आप किसी से भी जाके पूछ लें ना, वो अभी आपको ये कहेंगे वो इंडिया ने हम पे जुल्म कर दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, तो उसकी वजह से सैलाब का खदशा है। तो ये चीज़ हाईलाइट करना कितना इंपॉर्टेंट है कि हम खुद अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेल रहे। आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जब हमें इस चीज़ का पता है कि भारत की तरफ से हर साल पानी छोड़ा जाएगा तो उस पानी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स कहाँ पे हमारी तैयारी कहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरहद पार से बार बार जुल्म किया जाता है और वो कभी किसी तरह दरअंदाजी करते हैं और किसी तरह पानी अंदाजी करते हैं, लेकिन वो कोशिश तो करते हैं। इसी मकसद के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या अमल में लाया गया था। 2014 में इस प्रोजेक्ट का इनिशिएट किया गया और 2019 में बाकायदा तौर पर एक अथॉरिटी बना दी गई, और उस अथॉरिटी को सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये तफवीज़ की गई थी कि आप दरिया का जो कैचमेंट एरिया है उसको इंक्रीज़ करें, दरिया के अंदर एक डैम बनाएं, वहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। देखिए आज के दिन में दरिया रावी में जो कैपेसिटी है वो 50,000 इस वक्त जो चल रहा है, लास्ट टाइम ये 2.25 लाख से क्रॉस कर गई थी। तो दैन आगे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे लाहौर 2050 का एक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है, इसको ऐड किया जा रहा है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि मद्देनजर हर चीज़ को रखा जाता है, काम नहीं उसके ऊपर करते। मतलब जो अभी 2050 का एक वो है प्रोजेक्ट है उसमें भी नहीं रखा जा रहा, विजन है सारी। देखिए मास्टर प्लान 2050 में अल्टीमेटली वाटर टैंक्स का और वाटर ड्रेनेज का सारा सिस्टम तो मौजूद है, अमल करेंगे तो फिर ही उसका कोई ना कोई फ़र्क पड़ना शुरू होगा ना। अगर तो कई संदूकों में वो सारी की सारी आप किताबें बंद करके रख देंगे तो उससे बारिशी पानी का निकास नहीं होगा। सरदार साहब लास्ट 30 मिनट्स है जो जैन ने बात किया, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? 30 सेकंड्स है। ओके, थैंक यू सो मच। बात यह है कि फौरी तौर पर यह होना चाहिए कि हमें जो है अपनी जो डेवलपमेंट है उसको इन अकॉर्डेंस विद इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स करना चाहिए। और लाहौर चूँकि हमारा पंजाब का जो है यहाँ कैपिटल है, इसको जो है लाहौर को हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी डिक्लेयर करना चाहिए। और उसके ऊपर यह है कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके साथ हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से NDM में और PDM में जो है उनको चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पार्टनरशिप के साथ इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हैं 2050 ये SDGs हैं जी 2030 और उसके बाद ग्लोबल गोल्स हैं 2050। और उसके लिहाज से एक्सपर्ट्स को लेकर ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करते हुए जो ब्रेन है उसको ड्रेन होने की बजाय जो है उसको यूटिलाइज करें और उसको इस्तेमाल किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे अर्बन फ्लडिंग के हवाले से, और पाकिस्तान 1% से भी कम क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसी हवाले से आज हमने बात की है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे शेख जैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है क्लाइमेट चेंज लॉ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट सरदार आसिफ साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बॉडी शेमिंग के बारे में, क्योंकि ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम अक्सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस सुनते हैं जैसे आप बहुत दुबले हो गए हैं, या आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, या आपका जो रंग है वो कुछ सांवला लग रहा है। मजाक या मशवरा समझकर हम ये चीज़ें बहुत नॉर्मली कह तो देते हैं, लेकिन यही अल्फाज किसी की खुद एतमादी को शदीद मुतासर कर सकते हैं। और अब सोशल मीडिया ने खूबसूरती के ऐसे गैर हकीकी मेयार बना दिए हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग ख़ुद को दूसरों से इन्फीरियर समझने लगते हैं। आज हम जानेंगे कि बॉडी शेमिंग हमारी जो ज़हनी सेहत है और हमारी पूरी ज़िंदगी है उसको कैसे मुतासर करती है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जहां आरा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जहाँ आरा, सबसे पहले तो बताएं कि हम एक चीज़ ना बड़ी कॉमन देखते हैं अपने माशरे में कि हम बाहर वाले लोगों की बात में बात करते हैं, पहले घर की बात करते हैं। हम किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, दावत में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हम पहले कहेंगे ना अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब बाद में आएगा। पहले ये चीज़ आपको कही जाएगी, यार तुम तो बहुत पतली हो गई हो, यार तुमने इतना वज़न ज़्यादा कर लिया, तो इतनी मोटी हो गई हो।
मतलब पहली चीज़ वो ये कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हमारे मुआशरे में क्यों कॉमन है? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है ना, मुझे लगता है जेन ज़ी, वो इन चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव है। जैसे मैं इन चीज़ों को लेके सेंसिटिव हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी पे इस तरह का कमेंट करना चाहिए। जो इंसान अपनी चीज़ 5 सेकंड में नहीं चेंज कर सकता ना, आप उसको पॉइंट आउट नहीं करो, ठीक है। और हर इंसान को पता होता है कि वो पतला या मोटा हो सकता है, किसी को कोई हेल्थ इशू हो, कोई हार्मोन्स का मसला हो और वो पहले ही परेशान हो। तो आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? अच्छा, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉमन है आजकल। असल में कमेंट करना बहुत आसान है। सबसे जो आसान तरीका है ना बातचीत शुरू करने का, वो कोई रिमार्क्स पास करना है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो हमें कोई इस बारे में हम कोई बहुत कॉन्शियस एफर्ट पुट करते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि जो टॉक्सिक शेम है ना माशरे में, हम उससे बड़ा ऑपरेट करते हैं। यानी आपने तो अभी दावत पार्टी की बात की, मैं इससे ज़रा थोड़ा पहले जाऊं तो आप देखें, जब बच्चा दुनिया में आता है तो दुनिया में आते साथ ही सबसे पहले जो हम उससे छीनते हैं जो चीज़, वो उसकी आइडेंटिटी है। यानी आपने देखा कि कोई भी बच्चे के बारे में बात नहीं करता, हम फ़ौरन से उसकी रिजेम्बलेंस पे बात करते हैं। इसकी नाक फुफ्फो पे है, माथा चाचे जैसा है, ये बिल्कुल अपने दादा जैसा है, तो हम उसको मिक्स कर देते हैं विद डिफरेंट पर्सनालिटीज़। अच्छा, ये हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और ये हमारी मोहब्बत ही होती है। लेकिन ऐसे में जो चीज़ हम बुरी कर रहे होते हैं वो उसकी आइडेंटिटी ले रहे होते हैं। अब वो बच्चा डिफरेंट एक मिक्स जो कल्चर है उसमें डेवलप पाते हुए, मिक्स लोगों के कॉम्बिनेशन में वो बड़ा होता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो साथ ही हम उसको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये लंबा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, बैठे इस तरीके से। अब हम जो हमारा एक आइडियल स्टैंडर्ड है, हम उसमें फिट इन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बात शुरू होती है और उसके बाद फिर आप सोसाइटी में आ जाएं तो जैसे आपने जेन-ज़ी की बात की है, तो मेरा ख्याल है जब मैं भी इवन अगर मैं मिलेनियल्स में टाइम में अपने टाइम में देखूँ तो हमें भी कोई बहुत पसंद नहीं था कि रिमार्क्स पास करे कोई भी। नेचुरली ये कोई बहुत यूज़फुल नहीं है। यानी अगर बीइंग थेरेपिस्ट मैं आपको बताऊँ तो इसका वो रिज़ल्ट नहीं आता जो रिमार्क्स पास करने वाला चाह रहा होता है। और ये पेरेंट्स भी पास कर रहे होते हैं, टीचर्स भी। बुली और हेरासमेंट अगर आप देखा जाए तो उसका एक मेन जो फीचर है वो बॉडी शेमिंग भी है। तो मोटे हो, मोटा कह के बुलाना, काला कहना, या बहुत ही थिन कहना किसी को, सूखी सड़ी कह के वाले, इस तरह की जो खाते पीते तो कुछ नहीं है, खाते पीते घराने की नहीं है, रोटी नहीं मिलती होगी। असल में हम कहीं ना कहीं पे हमारा जो मजाक करने का लेवल है वो ये है। अच्छा, अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले जो चीज़ ये खींचती है तो वो कॉन्फिडेंस है। यानी शटर्ड हो जाता है कॉन्फिडेंस अगले बंदे का। उसका इनिशिएटिव लेने का जो म्यार है वो बहुत कंप्रोमाइज़ होता है, बहुत पीछे हो जाता है कहीं ना। बहुत मैंने सवेयर डिप्रेशन में लोगों को देखा सिर्फ इस वजह से। बहुत डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, एनोरेक्सिया जिसमें लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है उनको। एग्जैक्टली। सोशलाइजेशन, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनकी अगर आप रूट कॉज जाने तो कहीं ना कहीं पे वो बॉडी शेमिंग का शिकार रहे होते हैं। आगे चल के बहुत वर्स होते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं। दे बिकम सो मच पैरानॉइड टूवर्ड्स अदर्स कि अच्छा वो फलाना भी मुझे नहीं पसंद करता, फलाना भी मेरे ख़िलाफ़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो औसत शरह है ऐसे लोगों की जिनको किसी न किसी लेवल पे ज़िंदगी में बॉडी शेमिंग का शिकार हुए, उनकी जो ग्रोथ है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और जब ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होती है तो आप देखें कि हम जो रीज़न है वो ये नहीं देखते कि ये बॉडी शेमिंग का शिकार है। हम कहते हैं बिकॉज शी और ही वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ। ख्याल नहीं रखा, वज़न पे ख्याल नहीं रखा। रिश्ते, शादी जो स्टैंडर्ड है हमारा, अभी आपने जब इंट्रोडक्शन देते हुए एक बात की थी कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के दौर में ये सबसे बुरी चीज़ जो है वो यही है कि आपके जो हमारे फ़िल्टर्स आ गए हैं, ऐप्स आ गई हैं जो कि ब्यूटी कैम्स इंस्टॉल हो गए हैं, तो एक आपको सर्टन स्टैंडर्ड पे फिट कर देते हैं। और रियलिटी में अगर आप देखें तो उतनी ही आइसोलेशन है। लोग पब्लिकली जाना, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते क्योंकि दे रियली डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे हम जहाँ आ रहे आएंगे, ये बताएं कि अगर कोई
एक बाउंड्री ड्रॉ कर ले कि उसको नहीं पसंद कि लोग उस पर ऐसे कमेंट करें, बेशक उसके अपने घर वाले हैं, या एक क्लियरली एक बाउंड्री सेट कर दें कि मुझे नहीं पसंद कि आप ऐसे पर्सनल कमेंट करते हैं। एक चीज़ होती है फ़िक्रमंदी, जो फ़िक्रमंदी होती है ना, वो 10 लोगों के सामने किसी को नीचा दिखाना, किसी की ज़ातियात पे बात करना, या किसी को ये कहना तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम पतली हो या तुम मोटी हो, वो फ़िक्रमंदी ऑब्वियसली नहीं होती, क्योंकि आप किसी को प्राइवेटली करेक्ट करते हो, आप पूछते हो यार कोई मसला है, तुम वेट गेन कर रही हो, कोई मसला है, यू लुक पेल, यू लुक वीक, तो ना वो जो टोन्स है वो भी आप वो कर लेते हो कि भाई ये अगला बंदा फिक्रमंद है या हमें सिर्फ नीचा दिखा रहा है, बुली कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो क्या वो किसी ट्रॉमा या डिसऑर्डर की निशानी होती है या ये एक हेल्दी चीज़ है? देखिए, बाउंड्री होना तो एक सबसे अच्छी हेल्दी, इट्स अ हेल्दी एक्चुअली एक्ट। बातचीत का जो आपने कहा, तो हाँ, ये सीखने की ज़रूरत है, इसे असर्टिव कम्युनिकेशन हम कहते हैं। यानी यू हैव टू असर्ट समवन कि भाई प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे नहीं बात कर सकते, या अभी मैं राइट मूड में नहीं हूँ। आई विल टेल यू मेरे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। येस, मैं पेल हूँ, आई नो माई सेल्फ, मुझे अंदाज़ा है मेरे चैलेंजेस हैं, विल टॉक अबाउट लेटर। काम आपको पहले खुद पे ही करना पड़ेगा। यू रियली आइडेंटिफाई, यानी मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ या उन लोगों का आपसे जिक्र कर रही हूँ जो वाकई ही इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो पहली बात तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मेरे साथ चैलेंजेस हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। अब आप ये देखें कि कोई फिज़िकली डिसेबिलिटी का भी तो शिकार है, कोई ब्लाइंड है, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो अब ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिस पे वो आँख नहीं बंद कर सकते हैं। तो बेहतर चीज़ क्या है कि दे हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज सच सिचुएशंस, और उन्होंने असर्ट कैसे करना है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके रियल चैलेंजेस हैं, लेकिन वो उसको इतनी खूबसूरती से मैनेज कर रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको आइडियलाइज करते हैं, बल्कि अप्रिशिएट करने के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। सो इट्स द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ। एक बड़ा खूबसूरत फ्रेज़ है, मुझे बड़ा पसंद है, दैट वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम खुद लोगों को बताते हैं कि आइए हमारे साथ ये करें। अगर आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे ना, कोई आपको बुली नहीं करेगा। मतलब आई डोंट हैव सच एक्सपीरियंस इन माई होल लाइफ कि किसी ने मुझे बुली किया हो या मैं कभी हैरेस हुई हूँ। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि माई पर्सनल नंबर इज़ ऑन माई पब्लिक प्रोफाइल। आई नेवर रिसीव एनी मैसेज और कॉल, क्योंकि शायद मैं इंटरटेन नहीं करती हूँ। प्रॉब्लम तब शुरू होता है व्हेन यू स्टार्ट इंटरटेनिंग द एनी कमेंट एंड रिमार्क्स, और आप उनको रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स देते हैं। बिल्कुल, जब आप रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक अगर किसी ने कहा कि यार बहुत मोटी हो गई हो, और आप एकदम से अपनी खाने की प्लेट रखते हैं और आपका मूड ऑफ हो जाए और आप कोने में जाके बैठ जाएं, तो अब आपने उनको रिस्पॉन्स दे दिया ना, आपने इंटरटेन कर लिया। लेकिन अगर आप इसके जवाब में ये कहेंगे येस यू आर राइट, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इस पे बाद में बात करेंगे, लेट्स फिनिश माई फूड, लेट मी फिनिश माई फूड। पेरेंटिंग का मुझे लगता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर हम पेरेंट्स को देखते हैं कि बच्चे क्योंकि ऑब्वियसली कुछ सीख के नहीं आए होते, वो अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के सामने बैठ के किसी को, अपने बच्चों की तो और बात है, अपने बच्चों के सामने बैठ के लोगों को डिग्रेड कर रहे होते हैं, या वो आके घर बात करेंगे, उसने देखा था किस तरह के कपड़े पहने थे, उफ वो कितनी मोटी लग रही थी, उसको देखा था वो कितनी काली लग रही थी, इस तरह की चीज़ें कहते हैं और फिर बच्चे वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो पेरेंटिंग का इसमें क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे ये चीज़ें अडेप्ट करें, क्योंकि जब आप बालिग हो जाते हैं बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, आपको पता चल जाता है हमारे पेरेंट्स भी बहुत जगह सही नहीं है, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे चीज़ें देख के अडॉप्ट करते हैं और उनको भी लगता है चीज़ें नॉर्मल है किसी को कहना। तो पेरेंटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, हर चीज़ जो है, आप बॉडी शेमिंग से निकल जाएं, इसके अलावा भी बाकी देख लें आप, तो पेरेंटिंग बेसिकली एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प कर रही होती है, और वो कैसा बच्चा रेस कर रहे हैं ये सारा पेरेंटिंग ही है। अनफॉर्चुनेटली जैसे बातचीत नहीं हमारे यहाँ पे सीखी जाती, तो ऐसी पेरेंटिंग के भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इस तरीके के हमारे पास सेंटर्स नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे मियाँ बीवी पहले तो मैरिटल काउंसलिंग और उसके बाद पेरेंटिंग के ऊपर उन्हें कुछ सिखाया जाता है। तो पेरेंटिंग भी एक बैगेज ही है। जैसी मेरी माँ ने तरबियत की ऐसे मैं ही अपनी बच्ची की करूँगी, और ऐसी मेरी बच्ची। तो वी डोंट बॉदर, जनरली वी डोंट बॉदर टू टॉक और कमेंट और कोई रिमार्क्स पास करना, हम उसको इतना बॉदर नहीं करते, बल्कि हमें लगता है कि शायद ये तब तक हमारा वो फंक्शन और उसके बाद का वो मज़ा नहीं ख़त्म होगा जब तक हम रिमार्क्स पास नहीं करेंगे। अनकॉन्शियसली बच्चे इन चीज़ को लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और फिर
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन रिमार्क्स को पर्सनली फील भी करते हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ रिमार्क्स उन्हें भी फेस करने पड़ते हैं बाहर स्कूल में, टीचर से या बाकी जगहों से, दोस्तों से, नेबर से। तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो बहुत इम्पैक्टफुल हैं या इनकी बड़ी वैल्यू है, मेरे बारे में भी ऐसा हंसा जाता होगा। बाउंड्रीज़ को इसीलिए हम कहते हैं कि जब पेरेंट्स, इसी वजह से ये आजकल के दौर में ये बात बहुत ज़्यादा आम होती है कि आपने कब कहाँ कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, आपने अपने इवन आपका जो हाउस होल्ड है उनसे कैसे बात करनी है, आपने अपने कुलीग से कैसे बात करनी है, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड कम्युनिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो रिमार्क्स, कमेंट्स, बॉडी शेमिंग के अलावा भी द वे यू आर ट्रीटिंग एंड डीलिंग विद अदर्स, आपके बच्चे उससे इम्पैक्टफुल है उनके ऊपर ये। और जब वो इम्पैक्ट होते हैं तो आपके ख्याल में ये, बल्कि एक बड़ी खूबसूरत सा एक पिक्टोरियल सा एक मैसेज था जिसमें एक बॉस है जिसने अपने एम्प्लॉय को बुरा भला कहा और एम्प्लॉय ने अपनी बीवी को बहुत आके डिस्प्लेस किया और बुरा भला कहा। बीवी ने जाके वही अपना जो गुस्सा था, बुरा भला कहना, वो बच्चे पे उतारा और बच्चे ने जाके अपने पेट के ऊपर किया। तो उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ विशियस सर्कल, हाउ थिंग्स रिपीटिंग इटसेल्फ, क्योंकि आप जो हैं वो ये सीखा हुआ है आपने कि आपने डिस्प्लेस करना है, आपने फुल स्टॉप लगा के रिस्पेक्टफुली अगले को ये नहीं कहना कि आई एम सॉरी मुझे आपकी ये बात बहुत बुरी लगी है और आपको ये नहीं कहना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि हम इस पे दोबारा बात करेंगे। जब आप अपनी ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड तो फिर आप डिस्प्लेस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप पैसिव होते हैं तो फिर आप कहीं और जाके एग्रेसिव भी होते हैं। तो इस चीज़ पे हम कैसे काम कर सकते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करें? वी जस्ट हैव टू लर्न एक्चुअली। हमें थोड़ा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आजकल का दौर इतना मतलब एडवांस दौर है, आप चैट जीपीटी से पूछ लें फ़ौरन से। एआई आपको बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए, जितनी इज्जत एहतराम एआई आपको देता है उतनी तो कोई भी नहीं देता। तो आप उससे पूछें कि ये क्रूशल सी सिचुएशन है, इसमें मैं कैसे हैंडल करूँ। ये नहीं, ये मैं फर्स्ट हैंड आपको बता रही हूँ कि कोई आपके पास नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर इंसान में इतनी लचक होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मुझ में बेहतरी की गुंजाइश है और मुझे बेहतर होना है, तो उससे हमारा माशरा भी बहुत बेहतर होगा। तो आज हम बात कर रहे थे बॉडी शेमिंग के हवाले से, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके क्या मनफी असरात होते हैं लोगों पर, उनकी पर्सनालिटी पर और उनकी पर्सनल ग्रोथ पर। इस हवाले से बात किया और इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे माहिर नफ्सियात जहांआरा राना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।